अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इस्रार अहमद कसाना। ख़ातिन हज़रात, मीर तकी मीर का नाम तो आपने सुना होगा। मीर तकी मीर साहब जब दिल्ली, आपको पता है कि लुट गया, तो वो लखनऊ गए। जब वहाँ पे पहुँचे तो लोगों ने पूछा कि आप कौन हैं? तो फिर उन्होंने अपना तारुफ करवाया। उन्होंने कहा, क्या बूदोबाश पूछो हो पूरब के साकिनों, हमको गरीब जान के हंस हंस पुकार के। दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे मुंतखब ही जहाँ रोजगार के, फलक ने उसका लूट कर वीरान कर दिया, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। आज उसी सिलसिले में, उसी में से एक लाइन लेके मैं बात करना चाह रहा हूँ कराची के हवाले से। कराची हमारा सबसे बड़ा शहर, सबसे प्यारा शहर और हमारा फख्र, और वो शहर के जो पाकिस्तान को फीड करता है, लेकिन उतना ही उसके बारे में हम उसको नज़रअंदाज करते हैं, उसके बारे में गुफ्तगू कम करते हैं। आज से हम एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं और हम देखेंगे कि कराची के मसाइल क्या हैं, कराची के लोग चाहते क्या हैं, उनके साथ जो कुछ भी जुल्म हुआ है, उसके बाद अब उनकी क्या हालत है। तो इस सिलसिले में आज हम जो पहला प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद शाहिद साहब। और मोहम्मद शाहिद साहब जो है, ये इनका फाइनेंस के साथ ताल्लुक है, बिजनेस भी करते हैं और माशाल्लाह बड़े ही जहां दीदा और बहुत ही वाइडली ट्रेवल्ड हैं। बहुत ज़्यादा इनका ताल्लुक जो है बिजनेस कम्युनिटी के साथ और बाकी जगहों पे। ही इज़ वेल एंट्रेंच्ड एंड आई थिंक ही इज़ वेल सूटेड ऑल्सो। तो इनसे बात करेंगे। शाहिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम रियली ऑनर्ड एंड प्लीज्ड टू हैव यू ऑन जी। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया और इतनी ज़्यादा तारीफ कर दी, इसके लिए मैं आपका बड़ा मशहूर हूँ। नहीं नहीं, तारीफ की बात नहीं है। ये एक तो ये है कि तारीफ कराची की भी है और तारीफ आपकी भी है, और दोनों वेल डिजर्व्ड हैं। तो इब्तदा जो आपने की खुदाए सुखन मीर तकी मीर के नाम से और उनके अशार से, इससे मैं बड़ा महजूज हुआ। मैं बड़ा खुश होता हूँ उस वक्त जब कोई आदमी खास तौर पे ओवरसीज में बैठा हो और ताल्लुक पंजाब से हो और मीर तकी मीर के करीब हो। ये बड़ी खुशाइंदा बात है कि आप लोग इतने साहिब ज़ौक़ हैं। उससे पता लगता है कि आप लोगों के दिल में दुख दर्द किस हद तक पिन्हा है, कि लोग कहाँ-कहाँ हैं और किस-किस हाल में हैं। कराची का ज़िक्र तो जो आपने किया इफ़ार भाई, मेरी ज़िंदगी बड़ी अजीब है। मैं पैदा हुआ मशरक़ी पाकिस्तान में और 1971 में मैं इस पाकिस्तान से वेस्ट पाकिस्तान आ गया। मेरे वालिद साहब फेडरल गवर्नमेंट के मुलाजिम थे। वहाँ भी मैंने बहुत कुछ देखा। जब मैं कराची में आया तो मेरे वालिद साहब भी आ गए। उनकी पोस्टिंग हो गई लाहौर, मैं भी लाहौर चला गया। तो मेरी तालीम और तरबियत जो मुकम्मल हुई जवानी में, वो लाहौर ही में हुई। तो वहाँ पे इत्तेफ़ाक से मुझे पढ़ने-लिखने का भी बड़ा शौक था, काम का भी बड़ा शौक था। तो मुझे ग्रुप बड़ा अच्छा मिल गया और उस ग्रुप में मेरे जो फर्स्ट इंटरैक्शन हुआ एमसीबी बिल्डिंग बैंक स्क्वायर में, वो इसहाक डार से हुआ। ये भी वहाँ आया करता था नवाज शरीफ एंड कंपनी के काम से बैंकों में। मैं भी जाया करता था। मैंने बहुत करीब से लोगों को देखा सर, बड़ा करीब से देखा, बहुत कुछ देखा मैंने। और मैं कुड़ता भी था बाई नेचर, चूंकि मेरे वालिदैन ने मेरी परवरिश ऐसी की थी कि मैं कभी दो नंबरियों में नहीं गया। तो अब सर्विस ऐसी थी मेरी कि ब्यूरोक्रेसी में बड़ी इन्वॉल्वमेंट थी मेरी। तो उस वक़्त जुमे की छुट्टी होती थी, तो मेरा हर वीकेंड इस्लामाबाद में ही गुज़रता था और फिर सैटरडे वाले दिन मैं वहाँ वर्किंग करता था। तो सीबीआर में मेरे बड़े ताल्लुकात थे। उस वक़्त 1988 में जब बीबी आई, प्राइम मिनिस्टर बनी और नवाज़ शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर बने और वहाँ पे जो छांगा-मांगा एंड एवरीथिंग, वो सब कुछ मेरे सामने है। वो चेयरमैन थे गुलाम रज़दानी खान साहब, मरहूम, मर गए। मैंने बहुत कुछ देखा है निसार भाई। उसके बाद जब मैं 20 साल से अब कराची में हूँ, अपने बिजनेस कम्युनिटी में मूव करता हूँ, बलूचिस्तान भी मेरा बड़ा आना-जाना है। कराची के हालात बहुत खराब हैं निसार भाई, बहुत ही ज़्यादा। ये वाहिद यतीम शहर है पूरी दुनिया में, मेरा ख्याल है, खुसूसन पाकिस्तान में, इसका कोई पुरसान हाल नहीं। वैसे तो पुरसान हाल पूरे पाकिस्तान का कोई नहीं है, मगर ये कराची को एक अहमियत यूँ हासिल है कि यहाँ हमें कोई मौका नहीं दिया गया।
पढ़ने लिखने का, पढ़ाने लिखाने का। और अगर हम पढ़ लिख भी गए तो हमारी अहलियत से किसी ने फायदा नहीं उठाने की कोशिश की। यहाँ तो वही काम है कि पैसा लो, पैसा दो और अपना काम करा लो। देखिए वो रवायत अभी तक गई नहीं है। सेनेट में भी यही हो रहा है। आप देखें ना, सेनेट हाँ। में भी यही हो रहा है कि मैं बल्कि चाहूंगा कि आप ज्यादा इसी पे आज थोड़ी सी हम बात कर लें, क्योंकि रेलेवेंट भी है। और अभी आप जैसे गुफ्तगू करेंगे इसके थोड़ी ही देर के बाद वो सेशन भी शुरू हो जाएगा। तो कराची में बैठे हुए आप इस पूरी ये जो बकरा मंडी लगी हुई है, जिसको बकौल प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि बकरा मंडी लगी हुई है, तो ये इसको आप किस तरह देख रहे हैं? क्या ये जो वो था ना कि जो था ना खूब बतदरीज वही खूब हुआ, कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। बिल्कुल सही, ऐसा ही है। अब आप बताइए इसरार भाई, आप कह रहे हैं कि कराची में हम फंसे हुए हैं सेनेट के इलेक्शन में, पाकिस्तान में हम फंसे हुए हैं, हम रो रहे हैं कि सेनेट में ये क्या हो रहा है, ये कौन सा खेल खेला जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर भी रो रहा है। कोई तो फर्क होना चाहिए एक प्राइम मिनिस्टर में और मुझ जैसे एक आम आदमी में। क्या हम जितना ही वो बेबस है? अगर वो उतना ही बेबस है जितने हम बेबस हैं, तो आप बताइए कि हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल में के बारे में क्या सोच सकते होंगे। अब देखिए खेल क्या हो रहा है। खेल अहलियत का नहीं हो रहा, खेल तजर्बे का नहीं हो रहा। यहाँ पे जो सेनेटर को जो तीसरी मर्तबा सेनेट में वोट डालने आया हो, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस टू प्राइम मिनिस्टर, उसने अगर अपनी पर्ची गलत वोट कास्ट कर दी, तो बाकी आप कहाँ क्या ढूंढेंगे? कुछ ढूंढ हाँ, सकते हैं आप? कुछ नहीं सही बात। मिलेगा आपको। अब कराची में तो कोई किसी का वाली वारिस ही नहीं। हम कौन है हमें नहीं पता, हमारा लीडर कौन है हमें नहीं पता, हम किसके पास जाएं हमें नहीं पता। सेक्रेटेरिएट में चले जाइए, सीपीओ में चले जाइए जो सेंट्रल पुलिस ऑफिस है, कस्टम में चले जाइए, किसी जगह आप चले जाइए, ऐसा नहीं लगता है कि किसी मुल्क के दफ्तर में आप आए। ऐसा लगता है। जी गो अहेड प्लीज, गो अहेड। लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी शायद। नहीं, वो मैंने आपको बड़ी स्क्रीन पे किया था। अच्छा, मैं आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कोई शाही दौर में हैं और शाही दरबार में आप हाजिर हो गए हैं। जो सीट पे बैठा है वही करता धरता है, जो चाहे वो करे। आप उसकी शिकायत किसी के पास जाकर नहीं कर सकते। क्यों? वो सीट खरीद के आया हुआ है। यही हाल नेशनल असेंबली के मेंबरों का है, यही हाल प्रोविंशियल असेंबली के मेंबरों का, यही सेनेट का है, यही सेनेट का हाल है। सेनेट में जिसको सीट टिकट मिलती है, ये देख के नहीं मिलती कि आपने पढ़ा लिखा कहाँ से है, आप कितने काबिल हैं, आपके पास तजर्बा कितना है। वो कहते हैं पैसा दो, बोरी लाओ, खोलो, और तुमको कुछ आता है या नहीं आता है, बस तुम सेनेटर बन गए। और सेनेटर बनने के बाद मैं पूछूं कि ये अपर हाउस जो है पाकिस्तान का, हाँ, आप किसी से ये इंटरव्यू करके पूछें कि सेनेटर की जिम्मेदारी क्या है, हाँ, किस किस लिए सेनेटर चुनते हो। ये चेयरमैन सेनेट का आज इलेक्शन होगा, ये हाँ, चेयरमैन साहब क्या करेंगे आपके मुफाद में या आपकी तकलीफ को दूर करने के लिए? इनके पास कौन कौन सी दवाएं हैं, इनको ये कर क्या सकते, किसी को नहीं पता। हाँ, हम बैठे हुए साधु की तरह। उसकी वजह तालीम नहीं है। सबसे पहला काम तो इन्होंने यही किया कि कराची में तालीम है, लाहौर में तालीम है, इस्लामाबाद में भी तालीम है, पिशावर कोयटा में भी, लेकिन पैसों से मिलती है, गरीब आदमियों के पास नहीं है। अच्छा, वो जो लोग यहाँ पे ए लेवल ओ लेवल ए लेवल करते हैं, पैसे वालों के बच्चे बाहर चले जाते हैं, तो इस मुल्क पे तो वापस नहीं आते। वापस कौन रह जाता है? वो आदमी जिस बेचारे को कुछ पता ही नहीं है पता कि ही हम नहीं। क्या करते हैं, हम कैसे अच्छा, ये रहते जो हैं। आपने अभी आपने बताया सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से, तो इसमें आपको याद है कुछ दिन पहले बड़ी बहस हो रही थी कि जी सीक्रेट वोट होना चाहिए या ओपन वोट होना चाहिए, और इमरान खान साहब ने कह दिया जी कि हम ऑफर करते हैं कि हम इसको ओपन कर लेते हैं, लेकिन अपोजिशन ने नहीं माना। और उसका नतीजा हमने फिर देख लिया कि गिलानी साहब ने वो जो नकब लगानी थी जरदारी साहब के थ्रू, वो लगा ली और वो कामयाब हो गए। तो इसको ये सीक्रेट होना चाहिए था या ओपन कर देते तो ज्यादा बेहतर? आपको याद है ये जो सादिक सजरानी चेयरमैन सेनेट जब बना था 2018-19 में, तो एक शो ऑफ पावर हुआ था सेनेट के अंदर। उसमें जो शो ऑफ पावर में लोग की
हेड काउंट किए गए थे वो 64 निकले थे इनकी फेवर के, यानी सजरानी के खिलाफ, और सजरानी जीत गया। जब वोट का वक्त आया तो वही जो शो ऑफ पावर दिखा के गए थे कि हम आपके हैं, वो सजरानी के बन गए। यहाँ पे जो मर्जी कर ले आप, जब तक आपके दिल में इंसाफ और ईमान नहीं आएगा ना, कोई तरीका कर ले। आपके पास 1000 तरीके हैं चोरों को पकड़ने के, चोरों के पास लाखों तरीके हैं चोरी करने के, वो आप काबू नहीं कर सकते इनको। जब तक इनके दिल में मुहब्बे वतनी नहीं आएगी कि ये सोचें कि ये मुहब्बे वतन है, हमारा मुल्क है, हम इसलिए वोट डाल रहे हैं कि हमारे मुल्क का भला हो, जब तक ये कभी ठीक नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। अच्छा, लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जब इमरान खान साहब को हम देखते हैं, वो तो कहते हैं जी कि एक हाई मॉरल ग्राउंड होना चाहिए और मैं अखलाकियात के ऊपर चलूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन मुकाबला उनका जिनसे है, उनके यहाँ तो अखलाकियात नाम की कोई चीज बिकती नहीं है। तो फिर कैसे मुकाबला करेंगे? वो अखलाकियात बमुकाबला गैर अखलाकियात, या गैर अखलाकियात का मुकाबला भी गैर अखलाकियात से होना चाहिए। अब ये जो इलेक्शन आज होने जा रहा है, इसमें जो कुछ भी होगा वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन इमरान खान साहब के लिए क्या चॉइस है? किस तरह मुकाबला कर सकते हैं इन लोगों का? देखें, इमरान खान साहब की जो सबसे बड़ी गलती है, वो गलती ये है कि वो समझते हैं कि मैं अकेला हर मर्ज की दवा। ऐसा नहीं हो सकता। आपको याद होगा प्रेसिडेंट रेगन जब अमेरिका में जीत कर आया था, उसकी काफी ज्यादा उम्र दराज था, वो उम्र रसीदा था। वो उसने यही कहा था कि कैबिनेट में बना दूंगा, कैबिनेट के लोग अच्छे ले आऊंगा, वो मिलकर सारा काम करेंगे, काम चल जाएगा। ली कॉन यू जब सिंगापुर में आया पढ़ के बाहर से, कैंब्रिज से, उसने भी वहां जो स्पीच की, वो अगर आपको याद हो, रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, उसने यही कहा था कि भाई मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, हमारा साथ दोगे? लोगों ने कहा हाँ, साथ देंगे। तो लोगों से पूछ कर उसने उनकी कंसेंसस से उनका एक सिस्टम बना दिया। इमरान खान साहब को अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही। वो हर जगह चाहते हैं मैं खुद काम करूं। मैंने कहा भाई आप खुद काम नहीं कर सकते, क्योंकि कोई दुनिया में अकेला काम नहीं कर सकता, आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि माइनस इमरान खान के जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, किसी एक को देख ले, क्योंकि नाम लेने का, नाम तो मैं तब लूं जब 10 में से 4 का नाम लूं। ये सब के सब ऐसे ही हैं, सब के सब, चाहे मजहबी हो, चाहे सियासी हो, चाहे कारोबारी हो, सब के सब एक ही दायरे के गिर्द घूमते हैं, और हाउ टू मेक मनी वाला इनका तरीकेकार है, इसी पे ये घूम रहे हैं। अब ये जो चक्कर है ना, ये बेड़ा गर्क हो गया है। मैं बार बार दरख्वास्त कर रहा हूं पाकिस्तान की अफवाह से कि अब बात हमारे, पानी हमारे ब्रिज के नीचे से गुजर चुका है, कुछ नहीं होगा। अगर आप ये तवक्को कर रहे हैं कि नवाज शरीफ एंड कंपनी, जरदारी एंड कंपनी, मौलाना फजलुर रहमान एंड कंपनी, अचकजई एंड कंपनी, असफद यार वली एंड कंपनी इस मुल्क का कुछ कर पाएंगे, आप बिल्कुल गुमराही में बैठे हुए, अहमकों की जन्नत में आप ये ठीक नहीं कर पाए। क्यों? इनको आता ही कुछ नहीं। इनको क्या आता है कि क्या लाए हो, क्या दोगे, इसी पे इन्होंने अपनी पूरी पूरी जिंदगी बनाई हुई है। तो इनके अब बच्चों का भी। एस्टेब्लिशमेंट से अब आप क्या मुतालबा करते हैं? मैंने एस्टेब्लिशमेंट तो का ये क्या रोल है कि वो आके मैं, इलेक्शन करवाए? मैंने तो ये कहा एस्टेब्लिशमेंट से, ये रिक्वेस्ट की कि देखिए कोई ना कोई काम तो पहला किसी को करना पड़ता है असरार भाई। इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि फोर्स इस्तेमाल करके जहां जहां पूरी दुनिया में हमारी 150 या 250 या 200 एम्बेसीज हैं, उनसे एक पॉलिसी मेक करें दुनिया में कि भाई हम मर रहे हैं, हमारा मुल्क ठीक नहीं हो रहा है। ये सियासतदान, अब देखिए कितनी चोरियां इन लोगों ने की हैं। ये अदालत कहती है सबूत ले आओ, सबूत कहां से ले आओ? व्हाइट कॉलर के ये इतने चैंपियन है, और इतने इनके साथ एक्सपर्ट लोग, ये ब्यूरोक्रेसी सारी इनके साथ मिली हुई है, इन्वॉल्व है, बिजनेसमैन इनके साथ मिले हुए हैं, इन्वॉल्व है, कुछ हिस्सा एस्टेब्लिशमेंट का भी इनके साथ मिला हुआ है। देखिए ना, इन लोगों को हमने तो नहीं चुना। आप 80 से ऑनवर्ड आ जाएं, हमने किसको चुना असरार भाई? कौन लीडर हमारा चुना हुआ? सबको ये भी हैंड पिक है, और हैंड पिक होने का हमें नुकसान हुआ बहुत बड़ा। अच्छा, अपना अपना काम करके भाग गए, एक लंदन गया, दूसरा भी लंदन गया, तीसरा अमेरिका गया, चौथा यहाँ आके बैठा है। हमारा आदमी तो नहीं है वो। आज भी अगर कोई डील हो रही है तो इस्टेब्लिशमेंट से डील कर रहे हैं, हमारी क्या परवाह उनको। हम वोट दें या ना दें, कराची में
एक बड़ा मशहूर वाकया है। यहाँ लोग कहते थे कि भाई हमें तुम वोट ना देना, हमें तुमसे वोट नहीं चाहिए। हमने बोला फिर जीतोगे कैसे? उन्होंने कहा हम तुम्हारा वोट खुद ब खुद ले लेंगे। अब आप बताइए, जहाँ सिस्टम ऐसा हो आप क्या करेंगे, कैसे जीतेंगे आप? पहले कराची की मैं थोड़ा सा बात करूं, कराची के हालात बहुत बुरे हैं। 60% कराची की तरफ आता हूं मैं, एक सेकंड ठहरिएगा। लेकिन मैं पहले ये जो बात हमने शुरू की है इसको जरा मुंतकी अंजाम तक पहुंचा लें कि आपने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इसमें इंटरवीन करे। ऑपोजिशन कहती है कि ऑपोजिशन जो एस्टेब्लिशमेंट है ये ऑलरेडी कर रही है लेकिन हमारे हक में नहीं कर रही। वो ये कहते हैं और चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट रोल प्ले करे तो हमारे हक में करे, वो इमरान के हक में नहीं चाहते। तो यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट का मसला है ना कि वो क्या करे। नहीं, उनके हक में बिल्कुल करे, लेकिन क्या वो इस काबिल है कि उनके हक में कोई रोल प्ले किया जाए? आप मुझे बताइए। हम तो बड़ी अच्छी सर्विस दे सकते हैं आपको। कौन सी दी है सर्विस? पहले आप 88 से इनका ग्राफ निकाल के देख लें कि हम 80 में कहाँ खड़े थे, 88 में कहाँ खड़े थे, 90 में कहाँ। अरे ये जो IPP का कॉन्ट्रैक्ट नवाज शरीफ एंड जरदारी एंड कंपनी ने, बेनजीर ने किया था, आज तक हम भुगत रहे हैं। और उसके 3 आदमी, IPP के 3 वाइटल रोल प्लेयर इमरान खान के कैबिनेट में मौजूद है, 3 के 3। असद उमर वहीं बैठा हुआ है, आप देखिए बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ है। ये खुसरो बख्तियार वहीं बैठा हुआ है कि नहीं बैठा। ये रज़ाक दाऊद बैठा हुआ है, IPP का मास्टरमाइंड आदमी है। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या कमजोरी है इमरान खान साहब में? है कमजोरी। इमरान खान दिलेर नहीं बन सकता। कल मैंने एक मिसाल दी थी कि शेर से लड़ सकता है, शेर कुत्तों से नहीं लड़ सकता। असरार भाई, कुत्ते बेड़ा गर्क कर देंगे। इनका कोई कैरेक्टर नहीं है। आप देख लेना, इसने जो हार्ड टॉक में इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि शेर की जो आपने मिसाल दी है, शेर को तो हम शेर समझते हैं, वो तो जंगल का बादशाह होता है, वो कुत्तों से मुकाबला क्यों नहीं कर सकता? अरे भाई, कुत्ते जब उसको 10 चिमड़ते हैं ना, कुत्ते क्या वो अखलाकियात का मसला हो जाता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल 100% होता है। क्योंकि कुत्ते को आप कुत्ता बोले उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, शेर को कुत्ता बोलेंगे तो क्या जाएगा वो, अगर वो बोल रहा है कुत्ता, चूंकि मुकाबला। और यही क्या कम है इसरार भाई कि ये सारे 11 चोर इकट्ठे होके बेईमान लोग इमरान खान से मुकाबले पे आ गए। क्यों? इमरान खान कमजोर है। कमजोर यूं है कि इतनी दौलत ये लूट के ले गए थे और इनके पास इतने चोरी के पैसे हैं कि पाकिस्तान में जहाँ एजुकेशन आपने दी नहीं, तालीम किसी के पास है नहीं, गुर्बत में लोग मरे हुए हैं, उनका तो सहारा बेचारों का 5 किलो आटा, 2 किलो घी, 4 किलो दाल, 1 किलो चावल है। वो उनको दे के उन्हें अपनी तरफ कर लेते हैं। वो आवाज नहीं सुनी आपने कि खानदा सीता लंदा भी देसी? आवाज आई ना, इसीलिए आवाज आई। तो ये जो इमरान खान का मुकाबला हुआ है इन लोगों से, इनके पास पैसे हैं। अगर इमरान खान इनसे शराफत पर लड़ने जाएगा, मेरिट पर लड़ने जाएगा, कभी कामयाब नहीं होगा, कभी कामयाब होगा ही नहीं। आप कराची में या पाकिस्तान में काबे के इमाम को बुला लें, मदीने की मस्जिद का इमाम को बुला लें, जिसको आप पाकिस्तानी आप समझते हैं कि बड़ा लायक फायक है, हार्वर्ड के आप वाइस चांसलर को बुला लें, कैबिनेट से किसी को बुला लें, और यहाँ गली से उठा के नवाज शरीफ का एक कुत्ता लड़ा दें इलेक्शन में, या जरदारी का लड़ा दें, वो जीत जाएगा। इस्फंदियार वाली का लड़ा दें, मौलाना फजलुर रहमान का लड़ा दें, क्यों जीतेगा? उनको इनकी जबान आती है कुत्तों की बोलना, हमें नहीं आती। हमें तो, मुझसे कोई ये कहे कि अगर आप इलेक्शन में खड़े हुए हैं शाहिद साहब तो अपने वोटर को पैसे दो, मैं तो कभी नहीं दूंगा। मैं तो अच्छी बात करूंगा कि तेरा मुस्तकबिल कैसे ठीक होगा, आ मैं तुझे समझाता हूँ। वो कहेगा यार छोड़ो, मेरे घर में खाना पीना नहीं है, बच्चे का दूध नहीं है, बाप की दवा नहीं है, अम्मा भूखी मर रही है, मुझे पैसा चाहिए, 1000 रुपए अभी दो। इनके पास है देने को, मेरे पास नहीं है, तो ये जीत जाएंगे और ये जीतते रहे, आगे भी जीतेंगे। तो इमरान खान को चाहिए यही, मैं बार बार मैंने उनको मशवरा दिया इमरान खान कि पहला काम तो करें कि ये फैसल वाडा जो है, इसकी सीट यहाँ से खाली हो रही है, यहाँ पे आप सबसे पहले तो पीर पगाड़ा साहब को इलेक्शन लड़वा के जितवाएं। नंबर 1 काम तो आप ये करें। नंबर 2 काम ये करें कि एस्टेब्लिशमेंट से आप बात करें और उनको खुल के कहें कि भाई यहाँ पे अखलाकियात की अब कोई बात नहीं है, यहाँ पे अब जोर बाजू की बात है। हमें 2/3 मेजोरिटी दिलवाओ, असेंबली डिसॉल्व कर रहा हूं मैं, दोबारा इलेक्शन कराओ, हमें फ्रॉड से दिलवा दो। तो फिर ये हुकूमत, मुझे ये बताएं शायद भाई कि फिर ये जमहूरियत तो ना रही ना, ये तो फिर किसी और किस्म की कोई निजाम आ गया। ये कोई जमहूरियत तो ना हुई जहाँ पे फौज आके करवाएगी, एस्टेब्लिशमेंट करवाएगी,
फिर इमरान साहब क्या करेंगे? फिर फौज खुद ही आ जाए। अब एक जुमला मैं आपको बता, फौज अभी दुनिया बेहतर नहीं समझती इस बात को। मैं आपको एक मैं बात बताऊं, ये बताइए, ये खराब किया हुआ किसका है? किसने खराब किया? आपको तारीख पता है नवाज शरीफ एंड फैमिली की? आपको तो पता होगा, पता है ना आपको? कौन लाया? कराची में जहां हम बैठे हैं, जहां बोरी बंद रोजाना शाम को लाशें मिलती थी, वो लीडर को कौन लाया? मैं लाया, आप लाए, कौन लाया? जरदारी साहब को उस पे अपनी बेगम के कत्ल का इल्जाम है, खप्पे ना के ना खप्पे कह के आपने सदर पाकिस्तान बना दिया। कौन लाए? हम लाए। हमने तो किसी को लीडर नहीं माना। हम तो पहली मर्तबा अपनी आवाज बींगे पाकिस्तानी ये निकाल रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज को, इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि अब सब कुछ आप समझ गए ना कि चोर कौन है और ईमानदार कौन है। इमरान खान ईमानदार आदमी। मेरा बेटा क्रिकेट खेलता था, मैंने एक आसिफ इकबाल लंदन में था, मैंने उससे पूछा, ये नवेद सिंह सिद्धू से मैंने पूछा कि यार सच सच बताया। इन्होंने कहा यार हमने कभी ऐसा बंदा ही नहीं देखा, इतना ईमानदार और इतना ये पैशनेट आदमी है, जो फैसला करता है उस पर ये काम करता है। इसको ये तो इमरान खान, हमें वो इमरान खान नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये मैं समझ रहा हूँ तो नजर क्यों नहीं आ रहा। उसकी वजह ये शेर है, मुकाबला कुत्तों से। कुत्ते कभी इसकी दुम पे आके चकवट लेते हैं, काट लेते हैं। जब उसकी तरफ बढ़ता है, दूसरे 4 कुत्ते आके पीछे से इसके पैर में काट लेते हैं। उनकी तरफ बढ़ता है, 8 कुत्ते आके इसको साइड से नोचते हैं, ये जख्मी होकर गिर पड़ेगा। ये इस्टेब्लिशमेंट के बगैर काम भी तो उन्होंने खराब किया, उन्हीं को चाहिए ये ठीक करना। ताकत से इनको बोलने दे यार कि इस्टेब्लिशमेंट साथ दे रही है, बिल्कुल दे रही है। कि तुम्हारा साथ दे कुत्तों का, तुम्हारा साथ देख के तो देख लिया, एक एक आदमी 2-2 लाख रुपए का पाकिस्तान में तुमने मफरूज कर दिया। आप देखिए 33,000 कनाल पे जाती उमरा, खुदा की पनाह। कोई डर है इनको? कोई खौफ है? हर शहर में बिलावल हाउस, दुबई में बिलावल हाउस, लंदन में मेफेयर फ्लैट, शेख साहब जैद रोड दुबई में ट्विन टावर्स भरे हुए, स्विट्जरलैंड में $60 मिलियन बना हुआ। ये है पाकिस्तान के हुक्मरान, ये है सियासतदान। तो इसको इस्टेब्लिशमेंट बर्दाश्त कर रही है। अगर इसको कर रही है तो एक बुराई और सही। हाँ यार, हम इमरान खान को चाहते हैं, हम उसी को लाएंगे। अच्छा, अब आखिर में थोड़ा सा मुख्तसरन ये बता दें, कराची की क्या सूरत है? आज भी हमने देखा कि एक जो रिपोर्ट आई है कहकशां हैदर नामी खातून की, जो कि टारगेट किलर्स को डायरेक्शंस दे रही है, तो ये मामला किस तरफ जा रहे हैं? क्या हम वहां पे पाकिस्तान की जो शाहरग है उसको बचाता हुआ देखेंगे आप इन लोगों के हाथों? देखें, ये सिलसिला जनवरी में 2021 में मज से शुरू हुआ है, जहाँ 7 आदमी कोयले की खान में कत्ल किए गए, याद है ना आपको? उसके बाद फिर ये सिलसिला ये शुरू हुआ कि अदनान रशीद नामी जो आदमी, एक बड़ा वेल नोन एस्टेब्लिश्ड टेररिस्ट है, जो जिसने हमला किया था परवेज मुशर्रफ पे भी, वो टीटीपी को अंडर कंट्रोल लेकर दोबारा पाकिस्तान में घुस गया। इस्लामाबाद में एक एसएचओ को उन्होंने, जो बच्चों के साथ खाना खा के निकल रहा था, उसका मर्डर कर दिया। सेम डे एक पुलिस वाले को बोरना शरीफ के पास, सिपाही वो हौलदार था, अपनी पुलिस वैन में बैठा हुआ था, उसको उन्होंने मार दिया। उसके बाद कराची में देखे क्या हो रहा है, और थ्रेट पे थ्रेट आई जा रही है। इस हालात को भी कंट्रोल करना। और मैं खतरनाक बात देखें ये है कि इनको मौका मिलना चाहिए, ये 11 पार्टियों को। ये जितने लोग आपके टीटीपी आ रहे हैं या दहशतगर्द आ रहे हैं, या वो जो खातून के आप बयानबाजी जो उन्होंने की है, ऐसे तो लोग ये ढूंढ रहे हैं मेरे भाई। इन्हीं लोगों, यही तो इनके कुत्तों का सहारा कौन है? कुत्ते, शेर थोड़ी ढूंढ रहे हैं, ये यही तो ढूंढ रहे हैं कि इनके हम ख्याल कोई मिले कि किसी तरीके से इनकी हुकूमत दोबारा आ जाए, इनकी निगाह बैतुल माल पे है, वहां से ये पैसा कमाएं और दोबारा फिर हम लोगों को ये इसी तरह तिगनी का नाच नचाएं जैसा हम ये नचा रहे हैं। ये कर रहे हैं। इनसे बचना बहुत जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। और इसमें जाहिर है कि हम सबको आंखें अपनी खोल के रखनी पड़ेंगी, और फिर मामला जो है वो ठीक हो सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। हम इसको इंशाल्लाह इस सिलसिले को जारी रखेंगे और कोशिश करेंगे कि जो मामलात हैं वो आप किस तरह देखते हैं उनको, इसके बारे में हम डिस्कशन जो हैं वो करते रहेंगे। और ये जो मिसाल हमने दी थी शेर और कुत्तों की, ये मिसाल की हद तक ही लोग इसको समझें। किसी को हम डिग्रेड नहीं करना चाहते, लेकिन जाहिर है कि कैरेक्टर जो हैं लोगों के उनको पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे थे शायद भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आखिर में एक जुमला कह दूं, देखें इस्लाम में
ईमान का एक हिस्सा ये भी है कि बुरे को बुरा कहो, बुरा डरो कहना, मत, बिल्कुल सही डरो मत। एब्सोल्युटली। और आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, मेरे बहुत फख्र के लिए काफी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतो माए खेशरा तू दानी हिसाब कमो बेशरा। मुझे इसराक साना को शाहिद भाई के साथ इजाजत दीजिए, जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया।